तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो कल हमने आपका जो उत्तराखंड पेपर 2 आपका है, उसमें आपका जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, हमने आपका वो शुरू किया। ठीक है, हमने वो देखा कि उत्तराखंड में औद्योगिक विकास आखिर होता कैसे है 2000 के बाद। ठीक है, उसमें फिर हमने औद्योगिक नीतियाँ कुछ देखी। औद्योगिक नीतियाँ नहीं, हमने उसमें आपका स्टार्टअप नीति देखी और आपका एमएसएमई जो पॉलिसी आपकी वो देखी। ठीक है, अब उसी का जो कुछ थोड़ा सा छूटा हुआ भाग है आपका, चाहे वो इंडस्ट्री वाला जो आपका सेक्टर है, उसमें जो चीज़ें आपको देखने को पड़ती है, आपको एक तो आपको देखना पड़ता है सिडकुल को। ठीक है, तो हम सिडकुल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो औद्योगिक आपका आस्थान है, उनको लेके थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके 2-3 टॉपिक आपके और बच्चे हैं आपके उद्योग वाले सेगमेंट से, इन्हें हम फटाफट से आज देख लेते हैं और फिर बाकी हम कल जो आपका पूरा जो आपका ये पर्यटन वाला सेक्टर है, क्या क्या उसमें चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसमें चुनौतियां हैं, क्या उसमें समाधान है, सिफारिश क्या है, सुझाव क्या है, नीतियाँ क्या हैं, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से कल जो है एक ब्रॉड रूप में उसे देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना जो शुरू करते हैं आपका वो आपका सिडकुल। ठीक है, तो सिडकुल की बात की जाए तो सिडकुल हम जब पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना आपको 2002 में आपको देखने को मिलती है, देहरादून में आपकी होती है। और इसके जो आप निगम के ऊपर, इस निगम है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो आपका दायित्व वह आपके राज्य में औद्योगिक विकास का दायित्व रखा गया है। यानी कि सिडकुल की जब स्थापना की गई तो इसीलिए की गई थी कि जो राज्य में आपका जो है औद्योगिक विकास जो टाइम पे बहुत कम हुआ था, क्योंकि उत्तराखंड आपका 2000 में एक नया राज्य बना था, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, तो जब नया बना था तो आपके जितने भी औद्योगिक सेक्टर आपके थे यूपी में चले गए थे। ठीक है, और जब अलग राज्य बना तो उसमें एक आपका क्या है कि जो आपका उद्योग का क्षेत्र है, आपका जो आपका इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है, उसमें एक अच्छा खासा विकास हो सके, जो वो आपकी राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे सके। इस चक्कर से क्या आपका सिडकुल की स्थापना 2002 में की जाती है देहरादून में। ठीक है, अब इसके लिए ये सर्वप्रथम क्या है आपका, क्या करता है, कौन, सिडकुल। तो ये क्या करता है, इसके लिए सर्वप्रथम आपका क्या करेगा, एक औद्योगिकरण जब करना होगा किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर में, तो रीजन में, तो वहाँ क्या करता हूँ, एक स्थान का चयन करता है। ठीक है, अब उसने किसी, मान लो कि उसने भाई, मान लो देहरादून बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है औद्योगिक स्थापना उससे सेक्टर से लेकर, मतलब इंडस्ट्री के टॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसमें आपको विकास करना है तो सिडकुल के पास आपको ये सब जिम्मेदारी दी गई। तो सिडकुल क्या करेगा, सबसे पहले देहरादून के उन क्षेत्रों का चुनाव करेगा जहाँ पे उद्योग आपकी जो आपकी भौगोलिक दशाएं हैं, बाकी जो चीज़ें आवश्यकता हैं वो मैच खा रही है, वहाँ ज़्यादा सरल है। तो उस जब आपका एक स्थान का चयन हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के सहयोग से क्या है, वहाँ पर फिर आपका एक विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करके, ठीक है, वहाँ फिर औद्योगिक इकाइयों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, अब शेड्यूल के तहत जो होता है आपको क्या है कि अधिकतम जो है 99 साल के लिए आपका जो है औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको भूमि जो है लीज पर उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, अब सिडकुल की स्थापना अगर हम करेंगे तो इसमें आरंभ में आप देखोगे तो 50 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ जो है आप राज्य सरकार, आईसीआईसीआई बैंक, सिडबी, इन जैसी संस्थाओं ने मिलकर की थी। तो जब बात हम कर रहे हैं कि जो 5 आपका जो सिडबी की जो सिडकुल की स्थापना हुई थी, वो शुरुआती उसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, उसमें राज्य सरकार का हिस्सा था, आईसीआई बैंक का हिस्सा था, सिडबी का हिस्सा था। इन जैसी संस्थाएं उन्होंने मिलकर क्या किया, आपको आपका सिडकुल है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें आप जब देखोगे तो 51% का स्वामित्व तो आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिलता है किसका, राज्य सरकार का। ठीक है, यानी सिडकुल में जब आप देखते हो तो 51% का स्वामित्व आपको देखने को मिलता है, राज्य सरकार का देखने को मिलता है। और औद्योगिक विकास के क्रम में हम जब देखते हैं, सिडकुल ने अभी तक जो आपका है राज्य में 7 एकीकृत औद्योगिक संस्थानों की स्थापना कर चुका है। ठीक है, ठीक है, अब वो जो 7 आपके जो आपके औद्योगिक आस्थान है, कौन कौन से हैं, जो अलग अलग जनपदों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप 7 तो आपके क्या हो गए, औद्योगिक आस्थान हो गए आपके जो विभिन्न जिले हैं उनमें। उसके अलावा क्या क्या इसने कि 9 वृहद हो गए और 21 आपके जो मिनी औद्योगिक संस्थान हैं, उनका भी विकास क्या है अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करें, इसमें आपको चरण वाइज देखने को मिलता है कि सिडकुल जो है आपका प्रथम चरण के अंतर्गत क्या करता है कि प्रथम चरण में आपका जो एक 800 एकड़ भूमि पर क्या करता है, 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश के साथ लगभग 1800 से अधिक आपके जो है औद्योगिक इकाइयां अनुमोदित की गई है। फर्स्ट जो उसका स्टेज है, फर्स्ट जो उसका फेज है। और उसमें आपका जब देखोगे तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है राज्य के लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में आपका जो सिडकुल है उसका चरण आपका द्वितीय आरंभ हो चुका है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप जब देखोगे सितारगंज आपका हो गया, काशीपुर आपका हो गया, उसमें आपका जो है 1700 एकड़ भूमि में आपका जो है अवस्थापन, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका उसका विकास कार्य जो है निर्माणाधीन आपको देखने को मिलता है।
तो आप जब सिडकुल के बारे में चर्चा करोगे कि किस तरीके से वो आपका एक भूमिका निभाता है, आपका जो औद्योगिक विकास है किसी राज्य, उत्तराखंड राज्य में, तो उसने किस तरीके से आपको फेजेस किया, वो करता क्या है, पहले भाई इस भूमिका आपका अधिग्रहण करता है, चुनाव करता है, फिर वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होता है। फर्स्ट आपका जो चरण चला था उसमें आप 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया गया है, उसमें राज्य सरकार की सहभागिता है, ICICI बैंक आपका हो गया, ठीक है। आप इसमें जो 50 करोड़ के शुरुआती निवेश था इसकी स्थापना का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब आप प्रथम चरण में आप 1800 से अधिक औद्योगिक जो इकाई है उनको अनुमोदन मिला है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे तो लगभग राज्य के 5 लाख लोग उनमें रोजगार से वो जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में आप देखोगे तो सिडकुल का आपका जो सेकंड फेज है वो आरंभ हो चुका है, और उसके अंतर्गत जो आपका सितारगंज और जो काशीपुर है उसके आपके 1700 एकड़ भूमि पर आपका जो एक अवस्थापन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास जो कार्य है उसको भी आपका निर्माणाधीन है, ठीक है। अब 2018 का आप जब देखोगे इन्वेस्टमेंट समिट, ठीक है, और 2003 का आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्देश्य आप देखोगे तो इसका उद्देश्य भी यही था। जो 2018 का आपका जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था और 2023 का जो देहरादून में आपका जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसका उद्देश्य की बात करोगे तो उसका उद्देश्य भी बेसिकली यही था कि जो आपका ये औद्योगिक क्षेत्र है आपका ना, इस क्षेत्र में आपका जो इस क्षेत्र है इसमें आपको क्या है, औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन मोटो इसका था एक वो ये भी था कि जो आपके समिट वगैरह हुए थे तो इस क्षेत्र में इस एरिया में आपको जो एक औद्योगिक इकाई है उनको आपका ध्यान आकर्षण करना है, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक है। और फिर जो सिडकुल का आपका सेकंड फेज चल रहा है ना, उस सेकंड फेज के अंतर्गत कुछ और चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि भाई एक तो आपका ये है कि जो महिला उद्यमिता है उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है आपका सेकंड फेज के तहत, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो जो मेगा फूड पार्क हो गया उसकी स्थापना की जा रही है, जो एरोमा पार्क है आपकी वो इसी के अंतर्गत उसका हिस्सा है। इन सबको प्राथमिकता आपकी दी जा रही है। अब जहाँ राज्य का आपका पहला जो मेगा फूड पार्क आपका पतंजलि मेगा फूड पार्क के नाम से आपका जो है हरिद्वार में है, और उसी के साथ आपका जो राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क है और जो एरोमा पार्क है वो आपको काशीपुर में आपको स्थापित देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ये देख लिया। अब तीसरी अगर बात की जाए, तीसरा इसमें काम किया जा रहा है तो जो PM गति शक्ति योजना आपकी है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपका क्या है, स्टेट मल्टी मॉडल जो पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी हेतु भी आपका क्या है, सिडकुल को जो आपका एक नोडल एजेंसी बनाया गया है। और इसीलिए आप जब देखोगे तो राज्य की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनको जो आपका नेशनल मास्टर प्लान में चिन्हित और शामिल कर दिया गया है। तो इन 3 पॉइंटों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है, किसमें, सिडकुल के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आप जो आपका छरबा विकास नगर हो गया उसको फार्मा सिटी फेज 2 के अंतर्गत शामिल करके आपका जो वहाँ का 73 एकड़ भूमि है वहाँ पे आपका अवस्थापना विकास को उसके लिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक जो कॉरिडोर है उस परियोजना के अंतर्गत जो आपका सिडकुल द्वारा क्या किया जा रहा है, खुरपिया फार्म में भी आपका 102 एकड़ भूमि का जो मास्टर प्लानिंग है वो आपकी तैयार की जा रही है। तो जब सिडकुल की भूमिका की बात आएगी तो सिडकुल की भूमिका को आपको इस तरीके से आपको दिखाना है, औद्योगिक विकास को लेकर राज्य में किस तरीके से आपका एक बूस्टर का काम करता है, किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है औद्योगिक विकास को उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। तो सिडकुल के संबंध में आपको ये थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक क्या आपका जो निजी क्षेत्र में आपका जो औद्योगिक आस्थानों की जो स्थापना हेतु एक नीति लाई गई थी 2023 में, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर, ठीक है। तो इसमें जो हम बातों का जिक्र करेंगे वो ये आपका कि जो पहली बार क्या हुआ कि 2008 में आप जब देखते हो तो निजी क्षेत्र को आपको जो है आस्थान स्थापित करने की अनुमति की बात करते हो आप, तो उसमें जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी, ठीक है, ये बात करता है कि अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी क्योंकि पहली बार 2008 में जो आपके निजी क्षेत्र को जो है आस्थान स्थापित करने की अनुमति दी गई राज्य सरकार के द्वारा, और इसे आप जो कहते हो MSME नीति 2015 में आपका जो है MSME के दर्जा दिया गया, परंतु ये अधिक सफल ना हो सका, ठीक है। और लंबे समय तक आप जब देखते हो सिडकुल की जो कार्य प्रणाली आपकी रहती थी वो संदेह जो उसमें बना रहता है, उस कारण क्या होता है आपके चर्चाओं में रहती है, और अतः क्या होता है कि विकेंद्रीकृत जो आपका स्वरूप होता है उसे प्रदान करने के लिए क्या होता है कि पुनः 2023 में आप जब देखते हो इसे नए सिरे से आपका जो है निजी क्षेत्र आपका जो है निजी क्षेत्र आपका औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जो नीति आपकी है वो आपकी बनाई जाती है 2023 में, ठीक है, ताकि उसमें आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी आपकी पारदर्शिता उसमें बनी रहे। आप जिसे आप जब देखते हो MSME नीति 2023 के अंतर्गत जो है MSME का दर्जा भी दिया गया। अब इसके अंतर्गत आप देखो क्या निर्धारित किया गया, ठीक है। अब ये जो बात ये कर रहा है बेसिकली ये बोल रहा है कि जब पहली बार 2008 में क्या होता है कि जो आपका प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर को आपको अधिकार दिया गया राज्य सरकार द्वारा कि जो आस्थान स्थापित करने की अनुमति दी गई,
ठीक है। और फिर जो आप देखते हो इसे आपका जो एमएसएमई नीति 2015 में आपका एमएसएमई का दर्जा भी दिया गया कि ये माइक्रो सूक्ष्म उद्योग हैं आपके, लेकिन अधिक सफल होता नहीं है। और लंबे समय जो सिडकुल की कार्यप्रणाली आपकी संधि में आपकी बनी रहती है और इसे जो आपका विकेंद्रीकृत आपका रूप स्वरूप प्रदान किया जाना होता है और पुनः फिर आपका 2023 में आपको नई सेसिस में निजी क्षेत्र औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की नीति बनाई जाती है और जिसे आपका जो है एमएसएमई नीति 2023 के अंतर्गत एमएसएमई का दर्जा दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा जानता है। अब जब इसमें दर्जा दिया गया तो इसमें क्या बातें निर्धारित की गई, तो इसमें ये बोला गया कि मैदानी क्षेत्रों में अगर न्यूनतम 30 एकड़ भूमि, ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्र में आपका न्यूनतम जो है 2 एकड़ भूमि पर आपका निजी क्षेत्र के स्थान स्थापित होंगे। तो इसमें ये बेसिकली ये बातें बताएगी कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हो, ठीक है, तो आप आस्थान स्थापित करना चाहते हो, अगर आप मैदानी क्षेत्रों में करोगे तो कम से कम 30 एकड़ भूमि पे आपको करना पड़ेगा, और जो अगर मैदान में करोगे ना पर्वतीय में करोगे तो आपको न्यूनतम 2 एकड़ भूमि पर आपको तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र के आस्थानों की बात की जाए तो उसमें आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्क की बात की गई, प्लास्टिक पार्क की बात की गई, IT पार्क की बात की गई, बायोटेक आपके BT पार्क की स्थापना की गई। इसको जो आपके पार्क होंगे इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिन्हें आपका जो सीडा के प्रचलित मानक आपके जो भवन मानक हैं न्यूनतम 18,000 वर्ग मीटर का पालन भी करना होगा। तो एक पॉइंट इसमें ये जोड़ा गया उनके लिए, आपके ये आपकी मतलब सामने उनके सामने चीज़ें रखी गई कि आप इस तरीके से जो प्रावधान वगैरह हैं इनको आपको देखते आपको रहना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला, ठीक है, अगला की हम बात की जाए, इसके अलावा क्या बात की इसमें ये बातों का भी निर्धारण किया गया कि इन निजी संस्थानों में जो आपका है टेक्सटाइल पार्क हो गया, आपका फूड पार्क आपका हो गया, नॉलेज पार्क आपका हो गया, फिल्म सिटी आपकी होगी, मेडिसिटी आपकी होगी, एजुकेशन सिटी आपकी होगी। इन जैसे जो विशेष सेक्टर है ना उनके उद्योगों को जो है उनको उद्योगों को भी आपका प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। जो क्या करेंगे आपके जो निजी क्षेत्र में सिडकुल के माध्यम से आपका जो है आस्थानों के लिए भूमि प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें जो है इनकी अनुमति होगी, ठीक है। इसके लिए उन्हें आपका जो है सिडकुल को भुगतान करना होगा और सिडकुल की शर्तों का मानना होगा। अब ये बोल रहा है कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर के आपके जो आपके वो हैं जो निजी क्षेत्र के आपका जो सिडकुल के माध्यम से अगर आस्थानों के लिए भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर जो प्राइवेट सेक्टर के कोई क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर का जो कोई आने वाला जो कोई कंपनी वगैरह है वो चाहता है कि अगर अपने आस्थानों के लिए उन्हें भूमि चाहिए और वो चाहते हैं कि भूमि आपका जो है सिडकुल के माध्यम से नहीं मिले, तो उन्हें उसकी अनुमति तो है लेकिन उसके लिए इन्हें सिडकुल को आपको जो भुगतान करना होगा और जो सिडकुल जो आपके लिए नियम कानून बनाएगा, शर्तें बनाएगा, उनके लिए मानना होगा। इसके अलावा ये बोला गया कि औद्योगिक स्थापना की बात की तो उसमें हेतु आपका जो मूलभूत अवसंरचना निर्माण के साथ साथ आपका जो है आंतरिक सड़कों का विकास आपका हो गया, नालियों का विकास हो गया, प्रकाश व्यवस्था आपकी हो गई, सीवरेज व्यवस्था आपकी हो गई, मनोरंजन पार्क आदि की स्थापना हो गई और उत्तरदायित्व तो स्वयं आपका जो है निजी आस्थानों के स्वामित्व और प्रवर्तक के ऊपर होगा। तो इसमें एक इस पॉइंट का भी उल्लेख किया गया। अगर आप देखोगे तो निर्धारित ये भी किया गया कि अगर मैदानी क्षेत्रों में स्थापित आपका जो निजी स्थान जो आपके आस्थान होंगे वहाँ में न्यूनतम 10 और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित आपके जो निजी आस्थान है उसमें न्यूनतम 5 इकाइयाँ आपकी जो होगी वो MSME श्रेणी की स्थापित की जाएगी जिनका आस्थानों के स्वामी प्रवर्तकों से कोई संबंध नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अगला, इन आस्थानों में आप जब देखोगे तो CETP आपका जो है कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपका जो है उसकी स्थापना की भी अनुमति दी गई इन आस्थानों में और इन संयंत्र पर निवेशित पूंजी का आपका जो है 40% जो आपका अधिकतम होगा 1 करोड़ रुपए तक वो राज्य के द्वारा आपको जो प्रदान किया जाएगा 40% तक की सब्सिडी, अधिकतम 1 करोड़, ठीक है। और इस नीति की बात कीजिए, नीति आपका जो है अनुसूचित होने की तिथि से 5 वर्षों तक आपकी जो है प्रभावी रहेगी। तो 5 वर्षों के लिए आपकी लाई गई थी। तो इस बात को थोड़ा सा आपको जानते रहना है, ठीक है। तो उद्योगों में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि किस किस तरीके से आपको चीज़ों को लेके चलना है, किस तरीके से हम नीतियों को देखना है, किस तरीके से आपको इन चीज़ों को लेके चलना है। अब थोड़ा सा एक हम ब्रॉड वो देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि उद्योग प्रॉपर तरीके से किस तरीके से काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, कौन कौन से उद्योग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि उद्योगों को चीज़ों को समझने के लिए कि उद्योग का विकास वगैरह कैसे हुआ, किस किस तरीके से सरकार द्वारा उसे हेल्प की गई, सिडकुल की भूमिका क्या है, MSME पॉलिसी क्या है, आपकी स्टार्टअप नीति क्या है, उन सबको देखा। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रॉड आपका जो पर्सपेक्टिव देखते हैं किस तरीके से उत्तराखंड में आपको उद्योग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें इसमें हो सकती है, मैंने वो उसमें अभी नोट डाउन कर दिए, तो उसको थोड़ा सा आपको देख लेते हैं, ठीक है। वो तो हमने ऊपर देखा किस तरीके से उसका उद्योग का आपका जो चीज़ें लगी हुई है, सिडकुल की भूमिका क्या है,
उसके संबंध में आपकी जो नीतियाँ दिखी वो हो गया। अब हम एक जो जनरल आपको जो एक ब्रॉड पर्सपेक्ट हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं उत्तराखंड में उद्योग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देखते हो कि यहाँ आपको वितरण असमान देखने को मिलता है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र और कुछ मैदानी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र में आपको बेसिकली जो मुख्य रूप से आपके जो लघु को कुटीर उद्योग हो गए, जो वन आधारित उद्योग हो गए, उनकी आपको देखने को मिलता है। लेकिन जो मैदानी आपका भाग है वहाँ पर देहरादून, आपका हरिद्वार, उधम सिंह नगर वाला जो भाग है आपका, वो आपका जो प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा हुआ है, ठीक है। अब आपको जाहिर सी बात है, कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि इन क्षेत्रों में रीज़न यही है कि यहाँ का जो क्षेत्र आपका मैदानी है, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ आपका जो भौगोलिक जो आपकी सीमाएँ हैं, भौगोलिक जो संरचना है वो कठोर है। किसके मुकाबले? आपका जो मैदानी भाग है उसके मुकाबले, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर उत्तराखंड के जो उद्योग उसमें आपको जो देखने को मिलते हैं, जो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, अगर उनके वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण को हम 5 भागों में आपको देखेंगे, ठीक है। एक तो आपका होता है बृहद एवं जो आपके मध्यम उद्योग है। दूसरा उद्योग आप रखोगे वन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तीसरा आप रखोगे कृषि एवं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया। और चौथा आप रखोगे लघु एवं आपको जो कुटीर उद्योग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 आपके ये हो गए। अब 5वां कौन सा आपका हो जाएगा? 5वां आपका हो जाएगा जो सेवा क्षेत्र के आपके उद्योग होंगे बेसिकली वो, ठीक है। तो इन 5 उद्योगों को हमें देखना पड़ेगा उत्तराखंड के उद्योगों के संदर्भ में, ठीक है। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, ठीक है। सिस्टम बहुत हैंग हो रहा है मेरा, तो मुझे एक बार फॉर्मेट मारना पड़ेगा सारा, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं आपका वृहद और मध्यम उद्योग की, तो इसमें आप क्या रखोगे? तो आपका जो ऑटोमोबाइल आपका हो गया, जो ऑटोमोबाइल आपका सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल आपकी जो इंजीनियरिंग होगी उसको आप रखोगे। आपका जो फार्मास्यूटिकल हो गया, जो चीनी उद्योग हो गया, और जो उपभोग संबंधी जो वस्तुएं हैं उन सबको आप रखोगे किसमें? वृहद और मध्यम उद्योग में। इसका विकास कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो हरिद्वार वाला क्षेत्र आपका जो है, सिडकुल हो गया आपका, पंतनगर आपका हो गया, काशीपुर आपका हो गया, इन सब में आपको बेसिकली वो आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड जब आप देखोगे वो आपका हो जाएगा वन आधारित उद्योग। इसमें आप देखोगे तो जड़ी बूटी संगंध जो आपके पौधे हो गए, जो कागज लुगदी वाला जो क्षेत्र आपका हो गया, फर्नीचर आपका हो गया, काश्तकार वाला जो आपका क्षेत्र हो गया, इन सब आपको जो उद्योग आपके बेसिकली किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे वन आधारित उद्योगों में आपका आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये आपका हल्द्वानी वाला क्षेत्र आपका जो है, ऋषिकेश वाला जो क्षेत्र है, इसके आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें आपको ये उद्योग आपको बेसिकली वहाँ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब तीसरा आप देखोगे तो तीसरा आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा कृषि एवं खाद्य, आपको जो प्रसंस्करण उद्योग है वो आप देखने को मिलेगा। अब इसमें आप रखोगे फल एवं जो सब्जी आपका जो प्रसंस्करण है उसे रखोगे, जो जैविक खाद्य उत्पाद है उसे रखोगे, जो आपका चाय उद्योग है उसे रखोगे। और इसका जो विकास आप देखोगे तो नैनीताल आपका हो गया, उधम सिंह नगर आपका हो गया, जो देहरादून वाला आपका क्षेत्र है उसमें बेसिकली आपको ये आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आगे हम देखते हैं, आगे आपको जो आपका चौथा है वो कौन सा है, ठीक है। चौथे की बात करें तो आपको ये आपको जो लघु एवं जो कुटीर उद्योग आप देखने को मिलता है, इसे आप रखोगे। इसमें हथकरघा आपका हो गया, हस्तशिल्प आपका हो गया, ऐपण हो गया, जो पंचक्की घाट आपका हो गया, जिसे आपका 2001 में जो उद्योगों का दर्जा दिया गया था, ठीक है। आपका जो अल्मोड़ा और जो आपका पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र आपका हो गया। इसके अलावा जो आपका गढ़वाल का जो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, वहाँ बेसिकली आपको ये उद्योग आपको देखने को मिलते हैं। और आपका जो ये वाला उद्योग है ना, आपका कौन सा हस्तशिल्प वाला जो उद्योग है आपका, हस्तशिल्प और आपका जो मतलब जो बेसिकली आपका जो लघु और जो कुटीर उद्योग है आपका, बेसिकली ये आपका जो एक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको महिला सशक्तिकरण की भावना को देखने को मिलती है, इसको सपोर्ट मिल रहा है। इससे ग्रामीण जो रोजगार है आपका उसका एक मुख्य उसमें जो आपका ये भाग बन के उभर रहा है, ठीक है। और 5वां आप देखोगे आपका जो है उससे हो गया 5वें वाले में सेवा क्षेत्र के उद्योग, ठीक है। इसमें आप पर्यटन को रखोगे, सूचना प्रौद्योगिकी को रखोगे एवं आपका आईटीज को रखोगे, ठीक है। इसमें आप जो देहरादून वाला क्षेत्र आपका हो गया, नैनीताल वाला हो गया, जो धार्मिक पर्यटन स्थल आपके हो गए, जो प्रमुख पर्यटक स्थल हो गए, इन सबको आपको इसी में रखोगे। और यही जो आपका सेक्टर है वो राज्य की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा हुआ है, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा सा आपको जब हम बात करेंगे किसमें वर्गीकरण में, जो कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के आपको उद्योग देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको इन बातों का आप वहाँ पे उल्लेख करोगे, ठीक है। इस बातों को वहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और जो देखते हैं कि किस तरीके से आपको बाकी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, तो एक अगर हम परिचय की बात करें, जनरल परिचय की बात, तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आपको पता है कि उद्योग, पर्यटन और कृषि जो 3 प्रमुख आधार हैं आपके इसमें टिकी हुई है, ठीक है। और पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच आप देखते हो तो औद्योगिक इकाइयों का जो वितरण आपका है वो असमान है। जैसे हमने हरिद्वार देखा, उधम सिंह नगर देखा, देहरादून देखा, ये आपके प्रमुख औद्योगिक केंद्र बने हुए हैं। जबकि जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है,
वहाँ आपका जो लघु कुटीर हो गया, जो वन आधारित उद्योग वगैरह है, उनकी प्रधानता बनी हुई है। सकल राज्य उत्पाद की हम बात करते हैं तो वहाँ भी आपका जो योगदान जो है सेवा और जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसका योगदान जो आपका प्राथमिक जो कृषि क्षेत्र है उससे अधिक आपको देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब बात आता है कि औद्योगिक विकास की जो अनुकूल की परिस्थितियां किस संबंध में, मतलब उत्तराखंड में वो कौन सी परिस्थितियां हैं, अनुकूल परिस्थितियां जो औद्योगिक विकास को आपको सपोर्ट कर रही है। तो पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संपदा भाई। तो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधन आपका चाहे वन संपदा हो गई, जल विद्युत क्षमता हो गई, जड़ी बूटियाँ हो गई, जो खनिज है वो आपको प्रॉपर मात्रा में आपको देखने को मिलती है, जो क्या कर रहा है आपको एक सपोर्ट दे रहा है भाई। अगर आप जो अवसंरचना की बात करते हो तो सिडकुल आपका जो हो गया उसके द्वारा जो आपके औद्योगिक आस्थान है, चाहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया आपका, जैसे पंतनगर हो गया, हरिद्वार वाले आपका जो विकास किया गया इन क्षेत्र में, ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। ये अनुकूल परिस्थितियाँ आपको दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। मानव संसाधन की बात करिए तो उत्तराखंड में आपकी जो साक्षरता दर वो अच्छी है, श्रम भी आपका सस्ता है, कुशल श्रम है, उसकी उपलब्धता भी आपको मिल जाती है। अब बाजार तक पहुंच की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी जो आपकी है वो दिल्ली से आपकी जो है वो निकटता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देहरादून यानी कि उत्तराखंड का जो आपका जो पहुंच है राष्ट्रीय राजधानी से, वो भी आपको जो निकटता है वो भी इसको एक क्या अनुकूल सपोर्ट दे रहा है। और शांत माहौल की बात की जाए तो अपेक्षाकृत जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण आपको श्रम संबंध देखने को मिलते हैं बाकी राज्यों की तुलना में। तो ये आपके क्या है कुछ प्रमुख आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे आपके कारण हैं जिनके कारण आपके उत्तराखंड में जो आपका औद्योगिक विकास की अनुकूल परिस्थितियां अभी भी बनी हुई है। अब जब चुनौतियों की बात की जाए कि क्या क्या चुनौतियां उत्तराखंड में आपको देखने को मिल रही है, तो भाई जो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र आपका है उसके संदर्भ में चुनौतियों को दर्शाना आपका बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सारी चुनौतियां आपको यहाँ दर्शानी पड़ेगी। असंतुलित विकास की बात की जाए तो जो अधिकांश आपके बड़े उद्योग आपके हैं वो लगभग 70 से 80% में जो केंद्रित हैं वो सारे आपके मैदानी क्षेत्रों में लगभग 80% आप मान के चल सकते हो। 80 से 70 से 80% आपका मैदानी क्षेत्रों में स्थापना की गई है, जिससे आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ आपके पलायन की समस्या क्या है बहुत ज़्यादा बड़ी है। भौगोलिक बाधाएं की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप जब देखोगे तो जो आपकी दुर्गम सड़कें हैं, जो परिवहन की आपकी उच्च लागत है भाई, वो भी क्या कर रहा है एक चुनौती के रूप में उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के संबंध में बनी हुई है। कच्चे माल की कमी, कुछ उद्योगों के लिए जो आवश्यक कच्चा माल है आपका जैसे कपास हो गया, तो इसकी जो अनुपलब्धता उत्तराखंड में बनी हुई है, तो ये भी एक इम्पैक्ट या फिर एक चैलेंज के रूप में आपको जो औद्योगिक विकास के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला आप देख लो तो जल विद्युत पर आपका जो निर्भरता है वो अत्यधिक जल विद्युत प्रयोजनों के कारण क्या हुआ है आपका पर्यावरणीय आपका जो सामाजिक प्रभाव है आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा बाजार और विपणन की समस्या, पर्वतीय उत्पादों को जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में कठिनाई होती है अभी भी। इसके अलावा जो बात की जाए और जो आधुनिकता का अभाव है भाई, ठीक है, मशीनीकरण का अभाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपका विषम भौगोलिक दशाएं है ना, आपकी विषम जो वातावरणीय हम कह सकते हो मौसमी आपकी दशाएं हैं, वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पहाड़ टूट जाते हैं, कभी सड़कें टूट जाती है, कभी लाइटें चल जाती है। तो ये क्या है, ये आपकी विषम भौगोलिक स्थिति है। विषम भौगोलिक आपका जो मौसम जबकि चुनौतियाँ ऐसी बनी हुई है औद्योगिक विकास के लिए भी। ठीक है, अभी हाल ही में जो बाढ़ वगैरह है, जो भूस्खलन वगैरह हुआ, तो उससे क्या हुआ, सारी उत्तराखंड की सड़कें टूट गई, सारी सड़कें बह गई। उत्तरकाशी में कितनी तबाही हुई, आपकी देहरादून प्रेमनगर में कितनी तबाही हुई, चमोली में कितना बड़ा आपको देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है आपको कहीं ना कहीं आपको एक चुनौती पेश करते हैं यहाँ पे औद्योगिक विकास के लिए। ठीक है, सरकारी पहले या नीतियाँ क्या क्या आपकी दर्शाई गई है, क्या क्या शुरू की गई है राज्य के द्वारा, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई की। एक तो आपका देखने को मिलेगा आपका जो उत्तराखंड मेगा औद्योगिक और जो निवेश नीति आपकी है, जो मेगा इंडस्ट्रियल और जो आपका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी है वो लाई गई है, जो बड़े निवेश को आपको आकर्षित करने के लिए छूट और वित्तीय प्रोत्साहन आपका दे रहा है। सिडकुल की आप बात करोगे तो औद्योगिक क्षेत्रों का ये विकास कर रहा है भाई। एक जिला एक उत्पाद हो गया, एक जिला दो उत्पाद योजना होगी आपकी, प्रत्येक जिले के विशिष्ट जो उत्पाद आपके हो गए उनको प्रोत्साहित वो कर रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। उद्योगों की स्थापना के लिए आप क्या है कि एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से भी प्रशासनिक प्रक्रिया को आपका सरल बनाया गया है, इसको आपको जानना है। जैविक और आयुष की बात की जाए तो इन पे आपका फोकस किया जा रहा है। जड़ी बूटी और जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आपको है तो वो क्या कर रहा है, छोटे उद्यमों को आपको बढ़ावा देने के लिए आपको वित्तीय जो आपकी सहायता है वो भी आपका प्रदान कर रहा है। ये आपकी उस सरकारी कदम हम देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपकी सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं, संस्थागत हो, योजनागत हो, नीतिगत हो या अन्य हो, इसे अभी नीचे देखेंगे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम कंक्लूजन के रूप में क्या आप ऐड कर सकते हो भाई कि उत्तराखंड की जो औद्योगिक आपका जो भविष्य है ना, उसके लिए संतुलित और समावेशी विकास आपको आवश्यक है। मतलब अगर आपको उत्तराखंड में औद्योगिक जो आपका भविष्य है अगर उसे आपको संतुलित करना है
और समावेशी रखना है, विकास आपको अपनाना है, उसके लिए कुछ आपको आवश्यक चीज़ें करनी होगी। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपको विशेष नीतियाँ आपको बनानी पड़ेगी। जो आपके लघु उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग हो गए, जो जैविक उद्योग है, उनको अधिक प्रोत्साहन देना होगा। जिससे क्या होगा, आपको जो पलायन होगा राज्य का वो आपका रुकेगा। पहाड़ी पलायन, पर्वतीय पलायन, ग्रामीण पलायन हम कर सकते हो। और पर्यटन का आपको उद्योग का दर्जा देखकर आपका जो है इसे अधिक आपको संगठित बनाना है, विनियमित रेगुलेट करना है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा मौके आपको खोलने हैं। हरित उद्योग की बात की जाए तो जो पर्यावरण अनुकूल आपके उद्योग हैं उनको आपको प्राथमिकता देनी है, ताकि जो उत्तराखंड का जो जैव विविधता है, उत्तराखंड का जो पर्यावरण है, उत्तराखंड का जो मौसम है, वो उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। अंततः उत्तराखंड को अपनी जो भौगोलिक विशेषता है उनका लाभ उठाते हुए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करके एक टिकाऊ औद्योगिक आपका जो क्या है मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये आपका हो जाता है औद्योगिक विकास प्रॉपर तरीके से। इन आपको डायमेंशन में आपको जो औद्योगिक वाला चैप्टर है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ भी नोट कर रखिए। अगर आपको थोड़ा सा ये आपको जानते हैं ना, ये टॉपिक आपको खुद से तैयार करना है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से कि औद्योगिक विकास के लिए जो राज्य की सरकार के द्वारा या फिर राज्य में आपको जो प्रयास आपको देखने को मिल रहे हैं उसे आपको 4 भागों में बांटना है। संगठनात्मक आपको क्या हुआ है, संस्थात्मक क्या प्रयास किए गए हैं, आपका योजनात्मक क्या प्रयास किए गए हैं, आपका नीतिगत क्या प्रयास किए गए और अन्य क्या प्रयास किए गए। ये सिर्फ उद्योग ही नहीं, जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उत्तराखंड के, जितने भी टॉपिक आप देख सकते हो, चाहे उद्योग, गरीबी, पर्यटन, महिला, बच्चे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो कुछ भी है, पर्यावरण, उसमें लेके जितने प्रयास किए गए हैं उन सबको आपको क्लिप्सी नोट्स इस तरीके से बना के रख देनी है। संस्थागत, योजनागत, नीतिगत, अन्य, बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा आपको जो आंसर होगा प्रत्येक टॉपिक का वो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों के लिए आपका उत्तराखंड में क्या प्रयास किए गए, संस्थागत क्या प्रयास किए गए, तो आपका एक शेड्यूल की स्थापना की गई है, ठीक है। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसका कार्य क्या है, तो औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करना है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना है, ठीक है। पंतनगर, हरिद्वार, सितारगंज, सैलाकुई में आपका विकास किया गया है, ठीक है। इन औद्योगिक इकाइयों को आपको जो है तो भूमि, सड़क, बिजली और जो पानी जैसी मूलभूत आपकी जो सुविधाएं वो प्रदान करना है। उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई है। ये क्या कर रहा है, औद्योगिक नीतियों को लागू करना है, औद्योगिक का पंजीकरण करना है, विभिन्न योजनाओं के वित्तीय प्रोत्साहन देना है। ये छोटे और जो एमएसएमई के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। आपका उत्तराखंड खादी और जो ग्रामोद्योग बोर्ड है उसका बात की गई है, उसका स्थापना की गई है। इसका कार्य क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में आपका खादी एवं जो ग्रामोद्योग उद्योग है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके अलावा जो पारंपरिक आपका हस्तशिल्प और जो कुटीर उद्योग है उसको भी आपको वित्तीय और विपणन सहायता को प्रदान करना है। इसी तरीके से आपको संस्थागत के रूप में अनेकों प्रयास आपको देखने को मिलेंगे जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से समन्वित रूप से आपका चलाया जा रहा था, उन सबको आपको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। नीतिगत में क्या डालोगे, जितनी भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई है उनको आपको नीतिगत प्रयास में डालना है। औद्योगिक, मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति की बात की जाए, एमएसएमई नीति की बात की जाए, स्टार्टअप नीति की बात की जाए, उन सबको यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि अब चाहे आप देखिए, देख लो आपको मेगा जो औद्योगिक और निवेश नीति है इसमें क्या है, आपका जो बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आपको आकर्षित करना है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी, आपको जो जीएसटी, एसजीएसटी में छूट मिलेगी, बिजली में छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत दी जा रही है। एमएसएमई नीति में आप देखोगे तो आपको जो एमएसएमई को बढ़ावा देना है, राज्य में रोजगार सृजन को आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये सरल ऋण देना है, तकनीकी उन्नयन करना है, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देना है, तो इन सब की आपकी सुविधा की गई है। फार्मास्यूटिकल नीति और पर्यटन नीति आपको देखना है। इसमें आपका क्या है, जो दवा आपका पर्यटन हो गया उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य आधारित छूट दी जा रही है। योजनागत प्रयास में क्या है, इसमें आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जो आपको शिक्षित युवाओं और जो प्रवासी है उनको स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। आपका ये पलायन रोकने में सहायक होगा। एक जनपद एक उत्पाद आपको देखने को मिल रहा है, क्लस्टर विकास कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, समझो। तो ये आपका क्या है, ये आपका योजनागत प्रयास आपका है। आपके अन्य प्रयास में क्या है, तो अन्य प्रयास में आपका सिंगल विंडो सिस्टम को सरल किया गया है, ब्रांडिंग एवं विपणन की जा रही है, ठीक है, प्रमोशन किया जा रहा है, निवेश प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कौशल विकास किया जा रहा है, समझो। तो ये सब क्या है, इस तरीके से आपको क्या है, हर टॉपिक को आपको डायमेंशन बांट देने 4 डायमेंशन में, और फिर आपको क्या है, ये आपको जो संगठनात्मक, नीतियात्मक, योजनागत प्रयास आपको जो सामूहिक रूप से उत्तराखंड को एक आकर्षक निवेश जो गंतव्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे राज्य का आपका समावेशी और संतुलित विकास आपका सुनिश्चित हो सके। समझ गए। तो करना वही है, प्रत्येक टॉपिक को 4 आपको खंडों में बांटना है, संस्थागत, योजनागत, नीतिगत और अन्य जितने भी कदम गए आपको सारे वो नोट डाउन करके उनके क्लिप्सी नोट्स बना देना, उनको आपको रिवाइज करना, उन पर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उस फॉर्मेट पे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा जब अगर आप मेंस में आपका सवाल बनता है किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। तो अगर मेंस में क्लियर करना है तो आपको खुद से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेंस आपका निकलेगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं।
मेरे हिसाब से तो आपका जो उद्योग वाला सेगमेंट है पूरा हो गया है, लेकिन अभी मैं फिर थोड़ा सा और चीज़ों को देखूंगा, और कुछ चीज़ें आपकी रह जाती है तो मैं कल बाकी वो सारा उसमें कल वाली क्लास में आपका निपटा दूंगा, ठीक है। पर मेरे ओर से हो चुका है, अभी मैं अभी शाम को आपको बाकी चीज़ें देख लूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना रखते हैं, कल जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है, अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और चीज़ों को लेके डाउट कुछ भी है तो कमेंट करके आपको बताना है। बाकी जो नोट्स हैं वो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड मैंने कर दिए हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है आपका है वो प्रोफाइल में आपको यूट्यूब चैनल वाले उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय बाय।